वेलकम। आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष की अगली क्लास में हैं, जिसमें पहले हमने पढ़ा है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने सबसे पहले पढ़ा था भारत में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल के मैदान के अध्ययन के बाद में हमने पढ़ा भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसका अलग अलग पठारों में हम लोगों ने अध्ययन किया। और आज हमारे सामने जो लगभग भौतिक स्वरूप का भारत का भौतिक स्वरूप है, उसका अंतिम चैप्टर है, अध्याय है, टॉपिक है, जो आपके सामने तटीय मैदान एवं द्वीप। एक साथ हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि तटीय मैदान भी इससे संबंधित है। बीच वाला भाग आपके सामने ऐसे इस प्रकार से दिखाई देगा, और बीच ये जो पार्ट है ये पठारी प्रदेश, हम लोग इसको गिन सकते हैं। इसके अलावा वाला जो भाग है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। ये जो भाग बचा है ये भारत का तटीय प्रदेश है, तटीय मैदान भी कह सकते हैं इनको। और इसके अंदर समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप आए हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से द्वीप भारत में है, कौन कौन से हिंद महासागर में है, कौन से अरब सागर में, और कौन से बंगाल की खाड़ी में आए हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले भारत के इन तटों के नाम जान लेते हैं, जिनसे तटीय मैदानों का भी अवलोकन हो जाएगा। तो हम लोग भारत का मैप आपके सामने जो मैंने बनाया है, पूरा नहीं बना के, अगर इसको पूरा बनाने जाऊं तो इस प्रकार से पूरा मैप भी आपके सामने बन जाता है। कच्चा मानचित्र है ये। तो आपके सामने ये मैप है। इस मैप में मैंने वैसे तो सारी चीजें दर्शा दी है पहले, समय के अंतराल के कारण कि समय ज्यादा नहीं है। तो आप सबसे पहले अपन ध्यान देंगे कि पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ, भारत का वो पूर्व भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो पश्चिमी घाट पर कौन कौन से तट आते हैं? तो पश्चिमी घाट पर सबसे पहला तट आता है कोंकण तट। कोंकण तट मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर रखा है, कोंकण तट। हम लोग सभी जानते हैं कि इस तरफ जो ये वाला पार्ट है वो गुजरात का पार्ट है, गुजरात स्टेट का पार्ट है। गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र के बाद में आता है कर्नाटक राज्य, कर्नाटक के बाद में आता है केरल राज्य, और केरल के इस तरफ जो भाग आता है वो आता है तमिलनाडु राज्य के भाग। तो हम लोग सभी जानते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्य, इन राज्यों के लगातार। और बीच में एक छोटा सा पार्ट जो आता है वो आता है गोवा का। कौन सा आता है? गोवा राज्य का आता है। तो हम लोग अब देखते हैं कोंकण तट। कोंकण तट का विस्तार कितना है? कोंकण तट कौन कौन से राज्यों में कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो कोंकण तट का जो विस्तार है वो 600 किलोमीटर है। कोंकण तट का विस्तार कितना है? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर कोंकण तट जो फैला हुआ है वो यहां से लगाकर 600 तट तक फैला हुआ है। दमन केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप। दमन से लगाकर गोवा तक, दमन से लगाकर गोवा जो राज्य है, दमन से लगाकर गोवा तक कोंकण तट का फैलाव है, इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। 600 किलोमीटर का इसका विस्तार है। दूसरे नंबर पर आता है कोंकण तट के बाद में कन्नड़ तट। मैंने यहाँ इसको यहाँ लिखा हुआ है बीच में नाम, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट जो है इसका विस्तार गोवा राज्य से लगाकर, गोवा तक था कोंकण का, और गोवा से लगाकर मैंगलोर तक, गोवा से लगाकर कर्नाटक का एक शहर है मैंगलोर, जो समुद्र किनारे आया हुआ है, मैंगलोर तक, गोवा से मैंगलोर तक, कन्नड़ तट कहा जाता है। गोवा से मैंगलोर तक के क्षेत्र को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। पथरीली भूमि है लेकिन तट है, तो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। अरब सागर है यहाँ पे, क्या है? अरब सागर। अरब सागर आया हुआ इस तरफ, भारत के पश्चिमी तट को अरब सागर इंगित करता है। आगे चलते हैं हम लोग मालाबार तट, जो फेमस तट है, मालाबार और कोरोमंडल। मालाबार तट मैंगलोर से, मैंगलोर का था कर्नाटक राज्य में, मैंगलोर से कुमारी अंतरिप तक केरल में, सबसे नीचे रामेश्वरम के पास में कुमारी अंतरिप आया हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य धरातल का स्थलीय जो सीमा है उसका दक्षिणतम बिंदु है कुमारी अंतरिप, और कुमारी अंतरिप तक 500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। उसके बाद में आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट
आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो पूर्वी घाट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट उड़ीसा राज्य, यहां पर है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में पूरा पूरा फैला हुआ है। उड़ीसा राज्य से लगाकर महानदी का डेल्टाई क्षेत्र आता है। यहां पर महानदी का डेल्टाई क्षेत्र, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का राज्य क्षेत्र है, वहां से थोड़ा ऊपर की तरफ आता है महानदी का डेल्टाई क्षेत्र। तो महानदी के डेल्टाई क्षेत्र से लगाकर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट आपके सामने यहाँ पे है इंगित किया हुआ। इसको उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। उत्कल तट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ उत्कल तट 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग काकीनाडा तट। जैसे ही उत्तरी सरकार तट समाप्त होता है इसका क्षेत्र, तो काकीनाडा तट जो आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू होता है और तमिलनाडु के पुलिकट नामक स्थान जो झील है, पुलिकट झील जो आई हुई है सागर किनारे पर, उस पुलिकट झील तक ये है 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में? यहां पर आया हुआ है। इसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं काकीनाडा तट। काकीनाडा तट, काकीनाडा तट जो है वो पुलिक आंध्र प्रदेश, आंध्रा से लगाकर पुलिकट झील तक, कहां तक है? पुलिकट झील तक। कितना क्षेत्र इंगित करता है ये? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर के क्षेत्र में आया हुआ है। 400 में ही उत्तरी सरकार तट और 400 में ही काकीनाडा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भी बहुत ज्यादा फेमस है। केरल, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र और तमिलनाडु का पूर्ण रूप से क्षेत्र आता है। भारत का पूर्वी तट है ये, भारत का पूर्वी तट है कोरोमंडल तट। ये यहाँ पे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट बहुत ही मायने रखता है क्योंकि नवंबर और दिसंबर में इसी कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। पूरे भारत में केवल मात्र एक स्थान ऐसा है जहां पर नवंबर और दिसंबर माह में बारिश होती है, तीव्र बारिश होती है, जिससे कई बार बाढ़ आने की संभावना रहती है और सुनामी तक भी आ जाती है। इतनी तीव्र चक्रवाती वर्षा कहा जा सकता है जिसे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कोरोमंडल तट जो है वो 700 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 700 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कोरोमंडल तट। पुलिकट झील से कुमारी अंतरिक्ष तक। कुमारी अंतरिक्ष भारत का स्थलीय सीमा का सबसे अंतिम छोर है। कुमारी अंतरिक्ष, पुलिकट झील, यहाँ पे पुलिकट झील और यहाँ कुमारी अंतरिक्ष तक। ये रही तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र, तटों के नाम। ये तट कैसे बने, किस प्रकार से इनका निर्माण है, क्या स्थिति है? तो गंगा का जो मुहाना है, गंगा नदी यहां से निकलती है इस प्रकार से। गंगा का जो मुहाना है, गंगा का मुंह ये वाला, यहां से लगाकर इस तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, ये गंगा नदी आ गई, मान लेते हैं ये गंगा नदी का मुहाना मुंह। और गंगा से जैसे ऐसे बढ़ेंगे तो यहां से 160 किलोमीटर से लगाकर जब यहां तक आते हैं इन तटों तक, तो 480 किलोमीटर की ऊंचाई है, चौड़ाई है। चौड़ाई, इन तटों की चौड़ाई कितनी है? 480 किलोमीटर। ऊंचाई भी गंगा के मुहाने से। मुहाना किसका है ये? गंगा नदी का मुहाना। गंगा के मुहाने से लगाकर पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ 480 किलोमीटर, दोनों तरफ 480 किलोमीटर तक ये क्षेत्र तटीय मैदान फैले हुए हैं। अब इन तटों पर क्या है? तट बने कैसे? पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा फैले हुए हैं, मिट्टी का भाव ज्यादा है। तटीय क्षेत्र, इसमें पर्वतीय क्षेत्र कम है, ये भाग ज्यादा उठा हुआ, ये भाग दबा हुआ है, इसीलिए इस तरफ से नदियां इस तरफ बहती है। एग्जाम्पल के तौर पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरावती, अन्य नदियां छोटी छोटी, तुंग, भद्रा वगैरह जो भी नदियां मिलकर बड़ी नदियां बनती हैं, सभी नदियां पूर्वी घाट में सर्वाधिक बहती है, केवल मात्र 2 नदियों को छोड़कर। और वो 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उन दोनों के मध्य से नर्मदा बहती है और
दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार जिसे कहते हैं, उसके और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में से बहती है ताप्ती। दोनों ही कगारों में बहती है, भ्रंश घाटियों में बहती है। ये दो नदियां ही अरब सागर में मुख्य रूप से जल गिराती हैं। बाकी लगभग नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। जल विसर्जन के साथ साथ में वह मलबा, मिट्टी, जलोढ़ उठाकर लाकर इन किनारों पर भी निक्षेप के रूप में, डेल्टा के रूप में बिछाती है और तटों का निर्माण होता है। और ये तट इतने ही उपजाऊ हैं, नारियल के लिए कह दो, काजू के लिए कह दो, इलायची के लिए कह दो, या विभिन्न प्रकार की और भी खाद्यान्नों के लिए कह दो, चावल के लिए कह दो, बहुत सारे खाद्यान्न और बहुत सारी अन्य आर्थिक गतिविधियों में काम आने वाली वस्तुएं, चीजें इन तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं। आगे इन तटों में अध्ययन करने के बाद में हम चलते हैं द्वीपों की तरफ। द्वीप तो भारत में या भारत के समुद्री क्षेत्र में, भारत के आसपास के क्षेत्र में जो द्वीपों की संख्या है वो 247 है। कितनी है? 247 द्वीप भारत के सीमा में आते हैं, समुद्र में ले लो तो, जिसमें से बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र ये है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला। बंगाल की खाड़ी में केवल मात्र 204 द्वीप आते हैं, सर्वाधिक। छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े द्वीप भी, लेकिन टोटल मिला के 204, यानी टोटल जो भारत के द्वीप है वो 247 हैं, जिसमें से 204 द्वीप केवल मात्र बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक हैं। उसके बाद में अन्य द्वीप बसते हैं 43, और 43 में से 36 द्वीप, कितने? 36 द्वीप, मैंने यह लिखा हुआ है 36 द्वीप केवल मात्र लक्षद्वीप के अंदर है। लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में है। ये तो एक मोटी मोटी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा द्वीप कहां पर है। खंबात की खाड़ी का नाम सुना होगा। उसके ऊपर की तरफ जहां ये अरब सागर का गुजरात से टच होता है, वहां पर एक छोटा सा द्वीप निर्माण हुआ है जिसका नाम है ड्यूस द्वीप। दिखाई दे रहा होगा, मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में चलते हैं खंबात की खाड़ी के निकट की तरफ, कोंकण तट के आसपास अलियाबेट और खलियाबेट दो द्वीप आए हुए हैं। उसके बाद में एलिफेंटा द्वीप, उसके बाद में सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो है वो बहुत फेमस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई जो है, महाराष्ट्र का मुंबई, विश्व की आर्थिक राजधानी, वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। इस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, फिर आ जाते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप कन्नड़ मालाबार का तट है, उसके पास में ही है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, छोटे छोटे हैं, इसलिए मुख्य रूप से जिनका अध्ययन करना है वो है पेरफुल द्वीप, अमीन द्वीप, कवरत्ती जो राजधानी है लक्षद्वीप की वो बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। ये 4 द्वीप जो है मुख्य रूप से बड़े द्वीप हैं, जहाँ पर लोगों का रहन सहन है, जनसंख्या निवास करती है, आर्थिक गतिविधियाँ होती है। तो ये लक्षद्वीप पे टोटल द्वीप हैं। फिर नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं तो दक्षिण में मन्नार की खाड़ी आती है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका जहाँ बाहर से टच करता है, वह आदम ब्रिज करके एक समुद्र के भीतर एक भित्ति बनी हुई है। क्या कह सकते हैं उसको, ज्वालाओं की भित्ति कह दो, या अन्य कोई भी भित्ति के नाम से भी इसको अपन जान सकते हैं। पाक जल संधि, उसी भित्ति से जुड़े हुए क्षेत्र को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, और आदम ब्रिज भी कहते हैं उसको। और इसी पाक जल संधि और आदम ब्रिज के पास में एक छोटा सा द्वीप आया हुआ है जिसे पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी पूर्वी घाट जो है, एक पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो हमारे सामने कोरोमंडल तट आएगा। कोरोमंडल तट से पुलिकट झील आएगी, और पुलिकट झील के आसपास ही आंध्र प्रदेश के पास में श्रीहरिकोटा नामक स्थान है। समुद्र के भीतर सतीश धवन अंतरिक्ष यान जो प्रक्षेपण करते हैं वो क्षेत्र है। अब इसका नाम कलाम द्वीप भी कहा जाता है। पहले सतीश धवन द्वीप के नाम जाना था। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उनके नाम से इसको कलाम द्वीप भी नाम दिया गया है। यहाँ से प्रशिक्षण होते हैं, जो मिसाइल्स हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं वो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित की जाती है, इसलिए फेमस है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन ऊपर की तरफ, काकीनाडा तट से आगे तो हमारे सामने आता है यहाँ पे हीलर द्वीप।
हीलर द्वीप भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हीलर द्वीप के बारे में एक नया द्वीप जो बनाया हुआ है न्यू मुरे द्वीप है। उसके बाद में गंगा सागर द्वीप है जो कि कम से कम 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नया द्वीप बना है, 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहीं पर एक और द्वीप है हीलर द्वीप, जहाँ पे इसरो से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है वो हीलर द्वीप पे होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आता है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आता है। अब बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 204 द्वीप हैं और उसमें से अंडमान निकोबार द्वीप के जो मुख्य जानकारी लायक जहाँ पे आर्थिक गतिविधियां होती है, जनसंख्या निवास करती है, उन द्वीपों के नाम मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो ऊपर की तरफ आता है, उत्तर की तरफ, उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे नारियल सर्वाधिक मात्रा में। उसके बाद में उत्तरी अंडमान द्वीप, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी यहां पर स्थित है, उत्तरी अंडमान पर। आप लोग याद रखें, छोटे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप मध्य अंडमान के नाम से जाना जाता है, मिडिल अंडमान। उसके बाद में आता है दक्षिण अंडमान, पोर्टलैंड, पोर्टलैंड करके जेल थी वो दक्षिणी अंडमान में है। फिर आता है छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान द्वीप। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री चैनल आता है। वो 10 डिग्री चैनल पार करते ही निकोबार द्वीप समूह शुरू होते हैं और निकोबार द्वीप समूह का पहला जो द्वीप है वो है कार निकोबार द्वीप। उसके बाद में ग्रेट निकोबार द्वीप। आप लोगों को पता होगा कि समुद्र के अंदर सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट और वो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर आप लोगों से कभी भी प्रश्न पूछा जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो वो समुद्र के भीतर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अब हम लोग द्वीपों को पढ़ चुके हैं और द्वीपों के बाद में 2 द्वीप हमारे बचे हुए हैं जिनके अध्ययन करना भी अनिवार्य है। उन द्वीपों को मैंने उधर की तरफ नोटेट किया है आपके देखने के लिए कि नारकोंडम द्वीप, भारत के केवल मात्र 2 द्वीप ऐसे हैं जो ज्वालामुखी से निर्मित हैं। एक तो है नारकोंडम द्वीप जिसका असक्रिय ज्वालामुखी से, पहले सक्रिय थी ज्वालामुखी, अब वो ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है, तो उस द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। उसके बाद में बैरन द्वीप। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र द्वीप जो अभी भी वर्तमान में भी सक्रिय है और वो है बैरन द्वीप। आप लोगों के सामने तटीय मैदान, द्वीप और भारत का पूरा मानचित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें द्वीपों को मैंने और विभिन्न तटों को उनकी स्थिति के अनुसार, उनके विस्तार के अनुसार मैंने दर्शाया हुआ है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आपके नोटबुक में, आपके एग्जाम के समय में ये बहुत ही रामबाण होगा, काम आएगा। आप लोग नोट इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगली कक्षा में मैं आपको इससे आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा जो भारत का भौतिक स्वरूप का जो चैप्टर था अपना अध्याय, वो आज पूर्ण होता है। इसके साथ ही धन्यवाद।